बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं हाका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था टर्म एसोसिएट विद मोशन। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलेशनशिप बिटवीन वेरी क्वांटिटीज। कि ग्राफ बेसिकली एक पिक्टोरियल वे है डिफरेंट क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। मतलब ये है कि ग्राफ को यूज करते हुए हम किसी भी कम्प्लेक्स फॉर्म की इंफॉर्मेशन को बड़ी इजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट्स मीन अगर आपको कहीं पे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन मौजूद हो, उसको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं। जैसा कि अगर आप ईयर 2000 से 2020 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करो तो ये आपके पास एक बड़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन बनती है, और इस पूरी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम एक ग्राफ की मदद से बड़ी इजीली और आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में भी आपके पास जो ग्राफ होता है वो बड़ी इजीली वे से आपको बॉलिंग और स्कोर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो मतलब ग्राफ किसी भी कम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राफ में बेसिकली दो तरह की क्वांटिटीज यूज होती हैं। एक आती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट लाइक टाइम। कि टाइम आपका किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। और दूसरी क्वांटिटी है डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो। इस चीज की एग्जांपल हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओवर और रन, मतलब एक क्रिकेट मैच में ओवर और रन है, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अब कैसे? अगर बॉलर बॉल करवाएगा तो स्कोर होगा, तो स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है? वो ओवर पे डिपेंड कर रहा है। इस सिचुएशन में आप देखो ओवर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि रन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो उसके ओवर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो रन्स जो होंगे वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्राफ को ड्रा किस तरह से कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी यूज हो रही होती हैं। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मुराद ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होने से मुराद ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही होती हैं। इसको आप किसी भी डायरेक्शन से देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल ही बनाएंगी। इसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कह रहे होते हैं। और जहां पे ये दो लाइंस आपस में मिल रही होती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मैं इस ओरिजिन से राइट साइड पे मूव करूंगा तो x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। इससे क्या मुराद है कि 1, 2, 20, 50, 60 जितनी भी आपके पास एक इंटीजर आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। जबकि मैं इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो x की जो आपके पास वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, -1, -2, -3, -5। और इसी तरह से अगर मैं इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस ओरिजिन से जब मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से हम दो एक्सिस को जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इन लाइंस के ऊपर हम कोई भी दो क्वांटिटीज का डाटा एक्सप्रेस करके उसको बड़ी इजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि
हमने देखा था कि आपके पास ग्राफ में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है वो आप एक्स एक्सिस पे लिखते हो, मतलब जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और जो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी वो वाई एक्सिस में आएगी। तो ये ग्राफ को लिखने का एक रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल मेथड था कि ग्राफ में आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज आ रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि जब आपकी बॉडी हरकत कर रही होती है तो उसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो किस तरह से कर सकता हूं। इसमें सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जब मैं ग्राफ बना रहा होता हूं तो किस तरह का ग्राफ आता है, और उस ग्राफ को देखते हुए हम बॉडी की मोशन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको डिटेल में इनमें डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी है? जैसा कि द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबल व्हेन देयर मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इंटरचेंजेबल है। हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास इंटरचेंजेबल है, मतलब आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हो। लेकिन उसमें उसने एक कंडीशन बता दी, व्हेन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। इसलिए जब दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती है तो जो वैल्यू डिस्टेंस की आप अज्यूम करोगे और उसी वही वैल्यू आपकी डिस्प्लेसमेंट की भी होगी। और इसी तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हुए स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया था। लेकिन जब यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबल कर दिया है, इसी तरह से जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तब स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की जो टर्म्स होती हैं वो सेम कंसीडर की जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में होता है हम ग्राफ को देखते हुए किस तरह से इस चीज का तायुन कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में होगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ दिखाया हुआ है। टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है क्योंकि टाइम आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, और जबकि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है तो तब उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। आप अज्यूम करो कि आप अपने घर से स्कूल तक आए हो, तो आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है अपने घर से स्कूल तक। फॉर एग्जाम्पल आप जब स्कूल से घर साइकिल पे आए तो आपने अपनी साइकिल को स्कूल पे खड़ा कर दिया, क्योंकि जो आपने डिस्टेंस कवर किया था वो 20 मीटर का किया था। अब 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट आपके 20 मीटर पे यहाँ पे खड़ा हो गया। अब जब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से 5 सेकंड गुजरे तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बाइक या साइकिल अपनी जगह पे ही खड़ी है। और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड गुजरे तो टोटल 10 सेकंड का टाइम गुजर चुका हुआ है। तो 10 सेकंड का टाइम गुजरा तो ऑब्जेक्ट अभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और इसी तरह से जब 15 सेकंड का टाइम गुजरा तो तब भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इस ग्राफ में देखो कि आपके पास जो लाइन आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइप ग्राफ में इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ रही होगी तो आप बड़ी आसानी से ये चीज़ बता सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट
रेस्ट हालत पे है। क्यों? क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है और बॉडी आपकी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि टाइम गुजरता जा रहा है और बॉडी अपना डिस्टेंस कवर ना करे, तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो हम इस ग्राफ को देखते हुए बड़ी आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट हालत में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो हम ग्राफ को देखते हुए किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हम ये चीज़ बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कंप्लीट करेगा। अब मैं अगर इस चीज़ को ग्राफ के तौर पे एक्सप्लेन करूँ तो वो किस तरह से करूँगा, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दो लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे दो लाइंस मिलती है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और जब ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे मुझे ना तो टाइम नेगेटिव चाहिए, ना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नेगेटिव चाहिए, क्योंकि ना तो टाइम नेगेटिव होता है ना ही डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस वजह से मैंने ग्राफ के सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को ही यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब वो कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है इसी तरह से। तो ये जो सेंटर लाइन है ये आपको एक्सप्लेन कर रही होती है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। इसका क्या मतलब है और ये किस तरह से स्ट्रेट लाइन आई। अब देखो कि हम कहते हैं कि 5 सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब मैं ओरिजिन से देखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होगा वो 10 सेकंड होगा। लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड में मतलब टोटल टाइम उसको 15 सेकंड लगे, 10 से लेके 5 तक मूव करने में उसको 5 सेकंड लगे। तो नेक्स्ट 15 सेकंड में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 30 मीटर का किया है, और इसी तरह से नेक्स्ट 20 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर का किया। तो मतलब हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर का बॉडी आपकी डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई ही जो बॉडी आपका डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो इसके लिए मैं इस पूरे ग्राफ पे 2 पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया और दूसरा मैंने पॉइंट बी ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे गया है, तो मैं देखता हूँ कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन यूज करूंगा, वो कहता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी की होगी। अब देखो जब बॉडी आपकी ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक गई है तो टोटल डिस्टेंस उसने 10 से लेके 30 तक, ई से लेके एफ तक टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। यहाँ पे 10 था, 20 और 30, टोटल डिस्टेंस उसका 20 मीटर हुआ। और अब टाइम देखो, जब वो बॉडी आपकी यहाँ से मूव करके यहाँ पे गई है तो टोटल टाइम उसको 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, उसको 10 सेकंड उसका टोटल टाइम लगा। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी, कि डिस्टेंस ई एफ था यहाँ से लेके जब उसने यहाँ तक मूव किया तो ये डिस्टेंस होगा और टाइम क्या होगा सी डी। तो ई एफ आपके पास क्या होगा 20 मीटर और टाइम सी डी आपके पास क्या होगा 10 सेकेंड। जब मैंने इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे स्लोप ए बी पे उसकी स्पीड क्या होगी बॉडी की, वो कहता है द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आप ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट खुद से अज्यूम करके आप जब उसकी स्पीड कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपको ये शो कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड।
अब ये चीज़ हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करे। वो कहता है कि when an object does not cover equal distance in equal interval of time then its speed is not constant। कि जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर नहीं करेगी, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली बात है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी उसकी स्पीड तेज होगी। तो अगर मैं उसका ग्राफ ड्रा करूं तो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ आएगा। जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पास थी तो उसकी स्पीड कम थी, और जब ये एक्स एक्सिस से दूर हो गई तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। ये इस तरह से कर्व पाथ आ रहा है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि पॉइंट P पे उस बॉडी की स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए मैं कहता हूँ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इक्वल टू RS ओवर QS। अब पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या चीज़ होती है, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेंजेंट आपके पास वो लाइन होती है जो कि एक कर्व पाथ को, मतलब अगर एक सर्कल है वो एक कर्व भी होता है, एक कर्व पाथ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे छू के गुजरे, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये एक सर्कल और ये जो लाइन है ये देखो आपको सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को छू के गुजर रही है, तो ऐसी लाइन आपके पास एक टेंजेंट लाइन होगी। तो यहाँ पे देखो ये एक कर्व पाथ है, तो यहाँ पे मैंने ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये ड्रा कर ली, जो कि इस कर्व पाथ को सिर्फ एक पॉइंट पे छू के गुजर रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन होगी। अब ये देखो ये एक स्लोप बन रही है, जैसा कि हमने लास्ट ग्राफ पे भी डिस्कस किया है। तो वो कहता है कि जो RS है टोटल इसकी जो लेंथ, उसको मैंने डिवाइड कर लिया उसकी बेस के साथ QS के साथ। RS कितना था 30 मीटर, और जबकि QS कितना है 10 मीटर। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, 30 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P इज 3 मीटर पर सेकेंड, कि इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड थी। इसी तरह से मैं अगर इस पूरे ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करके उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी हमेशा स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आए। इस पॉइंट पे सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड आई है, मे बी इस पॉइंट पे उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। इस तरह से हम ये बड़ी आसानी से ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट हालत में है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करते हुए किसी भी बॉडी की मोशन को बड़ी आसानी से ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए लास्ट टॉपिक में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की, तो मतलब हम उसकी स्पीड को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ से मुराद ये है कि अब हम उसके एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कि जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। क्योंकि अगर आप एक बाइक है जो आप 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहे हो और कुछ टाइम तक उसको 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे चलाते हो, टाइम तो गुजरता रहेगा लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो ये वो शेष शो कर रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड पे टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में हमने देखा
कि जब आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही होती है तो इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब आपका ऑब्जेक्ट चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इन सच केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। इस केस में आपके पास स्पीड कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, मतलब इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो इसमें आपके पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि 5 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी बॉडी, तो 10 सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, 4 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से 15 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी। तो इस तरह से हम एक ग्राफ को देखते हुए बड़ी आसानी से एक हरकत करती हुई बॉडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।